आपको कभी भी अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, प्लान तरीके से हार्ड वर्क। कभी सक्सेस आपके पास आकर के नहीं बोला कि भैया आजा, मुझे तुम पसंद आ गए हो, आज से मैं तुम्हारे साथ, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेहनत का हाँ कोई विकल्प ही नहीं है सर। बिल्कुल, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं आप हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप सही जगह मेहनत कर रहे हैं। और समय, टाइम टाइम आई बिलीव यूनिवर्सल करेंसी है। आप जितना अपना समय जहाँ लगाओगे उतना आपको वो चीज़ फ़ायदा देगी। आप अपने पढ़ाई में लगाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई से रिजल्ट मिलेगा। आप अपने फैमिली में लगाना चाहते हैं तो आपका फैमिली अच्छा रिजल्ट देगा। स्पेशली अगर मैं अपने तरफ से, मैं अगर अपने बच्चों के ऊपर पूरा टाइम लगाने लगूँ तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे सबसे बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं अपने काम में लगाने लगूँगा तो मेरा काम वहाँ से मेरे को, ये डिसीजन सबको लेना है आई थिंक। नहीं, थैंक यू सो सर, मच, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बलिदान के लिए वॉलंटियर करना मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस मान लेना कि भैया मैं तैयार हूँ। दुनिया की बेहतरीन फोर्स में से एक 52 एसएजी, फिर भी वो प्लेन को लेकर गए। किस चीज़ में तालमेल में कमी रह गई एक कमांडर होने के नाते? तो लोग जूते के प्रिंट से बता देते कि यहाँ पे फौज आएगी, ठीक है, हम भी जेल में चले जाएंगे, हमारे को फांसी लगा दी जाएगी। तो पाकिस्तान उसके बाद क्या, देख लो यार इनके एनएसजी भी आ गई थी, उसके बाद भी हम 4 दिन तक घूमते रहे या 6 दिन तक घूमते रहे। हमारे मूव करने के 10 दिन के अंदर ही हमने एक को मार दिया था। कोई बंदा बिना रिजर्वेशन के छुट्टी नहीं जाएगा। अपने जवानों को बताते हैं कि भाई इस हनी ट्रैप से बचो। कैसे कोई ओपनली मतलब बताते हुए घूम रहे हैं कि भैया इंडिया घुटने पे आ गई है, कैसे? आपका सबसे बड़ा वेपन क्या है? एक बार फिर लक्की 20 अनकट पॉडकास्ट में आज हमारे साथ ऐसे खास मेहमान जिनका नाम सुनते ही देशभक्तों का सीना चौड़ा हो जाता है और दुश्मनों की तो दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। इन्होंने भारत की सबसे खतरनाक और पराक्रमी बटालियन 21 पैरा स्पेशल फोर्स और 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को कमांड किया। भारत सरकार ने इनको अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र से नवाजा। और आज का जो पॉडकास्ट होगा वो थोड़ा सा एडवांस होगा, जैसे कि बाकी पॉडकास्ट से अलग। तो आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है कर्नल कौशल कश्यप सर, शौर्य चक्र। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर आज मतलब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, मेल आए। आज हर बच्चा चाहता है सर वो पैरा एसएफ में जाना, तो क्या डायरेक्ट कोई भी बच्चा पैरा स्पेशल फोर्स के अंदर जा सकता है सर? नहीं, डायरेक्ट आप देखिए पैराशूट रेजिमेंट के लिए भर्ती जब होती है तो पैराशूट रेजिमेंट में आप जा सकते हैं। पैराशूट रेजिमेंट में जाने के बाद में पूरी पैराशूट रेजिमेंट के सारे बटालियन जो हैं आज की डेट पे स्पेशल फोर्सेस हैं, तो वो उसमें से जा सकता है। बट ये जो सारे स्पेशल फोर्सेस का गेम ऐसा है कि सारे वॉलंटियर्स होते हैं। तो आप कहीं भी जाते हैं, कभी भी आपके सर्विस के दौरान आप चाहें कि मैं स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहता हूँ तो आप वॉलंटियर करके जा सकते हैं। तो सर जैसे पैरा की शायद आई थिंक टोटल 14 बटालियंस हैं, 14 आई थिंक आज के टाइम में, या 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 देयर, ये सारे वो हैं। एयरबोर्न और एसएफ में क्या डिफरेंट है सर? जैसे लोग जानना चाहें यार कि कुछ एक एसएफ की बटालियन, जैसे आपकी 21 पैरा एसएफ हो गई, 10 पैरा एसएफ हो गई, कुछ एक एयरबोर्न, तो दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों के अंदर फ़र्क? तो ये जो इनिशियल कॉन्सेप्ट होता था ना कि स्पेशल फोर्सेस होती है, स्पेशल फोर्सेस का शुरू हुआ था मेघदूत फोर्सेस करके 1965 के वॉर में। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल फोर्सेस का, मैं बुक भी लिख रहा हूँ इसके ऊपर। ये बहुत पुराना है, ये ऐसा नहीं है कि अभी सुनने को आया है। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जर्मन्स ने पहले शुरू किया था इसको। जर्मन्स ने एक स्टॉर्म ट्रूपर्स करके उनके बटालियंस होते थे। वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आपने फॉलो किया होगा तो जो आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे ट्रेंच वॉरफेयर हो गया था कि स्टेलमेट हो गया था। दोनों साइड में गड्ढे यहाँ इन्होंने खोद लिए, यहाँ से खोद लिए, वो इधर से फायर करते हैं, वो उधर से फायर करते हैं, किसी ने थोड़ा सा कर लिया, किसी ने थोड़ा सा उधर से कर लिया, तो ऐसा चलता था। अब ये जब चलता रहता था तो इन्होंने देखा कि यार कहीं बैटल जा नहीं रहा, कुछ तो अलग से करें। उन्होंने क्या किया, एक कोशिश की कि साइड से कहीं अंदर घुसा करके पीछे से अटैक करना कोशिश करते हैं। तो वहाँ से ये शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। और वन ऑफ द फर्स्ट बटालियंस, आई एम फॉरगेटिंग ऑल्सो, कि मैंने कहीं लिखा हुआ है, रशिया का हो रहा था, रशिया के अगेंस्ट जर्मन्स ने। और उसमें रोमल वॉज ए यंग ऑफिसर, जनरल रोमल जो हम जानते हैं, फील्ड मार्शल रोमल, हाँ, वो उसमें यंग ऑफिसर था, एकदम यंग लेफ्टिनेंट की कुछ था। और ही हैड गॉन एंड ही हैड डन वन ऑफ दोस इनिशियल रेड्स। तो उसके बाद से उनको लगा ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है, और उनके ये स्टॉर्म ट्रूपर बटालियंस रेज हो गए जहाँ से वो पीछे से जा करके अटैक करते थे। 1942 के आसपास स्पेशल एयर सर्विस रेज हुई ब्रिटिशर्स का,
सो ये वाला कॉन्सेप्ट लेते लेते 1965 में हमारे मेघदूत फोर्सेस करके शुरू हुआ था, और मेघदूत फोर्सेस था लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह को 1965 वॉर के जस्ट पहले डिमोट कर दिया था। अच्छा। डिसिप्लिनरी केस में उनको मेजर बना दिया था। अच्छा। ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है सर। हाँ नहीं, पहले तब तक जंग नहीं हुआ था। बिल्कुल। इनफैक्ट कुछ वॉरियर्स ऐसे होते हैं कि इनफैक्ट अपने फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी ऐसे ही थे। अगर उस समय जंग नहीं हुआ होता तो शायद वो साइडलाइन ऑलरेडी हो गए थे। अच्छा। उनके मूवी में भी वो साइडलाइन होकर के उनको स्टाफ कॉलेज में भेज दिया था, शायद वो वहीं पे ख़त्म हो जाते। वो तो अच्छा हुआ कि जंग हो गया। तो 1962 में ही वॉज पुल्ड बैक एंड ही वॉज प्लेस्ड, कि जब देख रहे हैं कि भैया गड़बड़ चल रहा है तो उनको ला करके सही जगह बैठाया गया और थिंग्स टुक ए टर्न। तो मैं आपको वहाँ का बता रहा था मेघदूत फोर्सेस करके। तो ये मेघदूत फोर्सेस इकट्ठा किया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह को बताया गया कि भैया, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि सर मैंने ब्रिटिशर्स के साथ में ऑपरेट कर रखा है, तो आप चाहो तो मैं ऐसे फोर्स रेज करता हूँ। बोला कि जनरल होशियार थे, उन्होंने बोला कि जो करना है करो, आप जहाँ से बंदे चाहिए आप लो, मैं वापस तुम्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बना दूंगा। हाँ, तो उनको वीर चक्र से नवाजा गया। और इसमें ना इनके बारे में मैं अलग से भी बताऊँगा। एक उस समय उनके ट्वाइस ही होते थे लेफ्टिनेंट मोहिंदर सिंह, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उनके साथ अभी हमने पॉडकास्ट किया है मेघदूत फोर्सेस के, बट इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग स्टोरी। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था स्पेशल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट के बारे में। तो तब से लेकर के 65 में इन्होंने इतने अंदर जा करके अच्छे रेड्स किए ना कि दुश्मन जो दो कंट्रियाँ लड़ती हैं तो उनके पीछे से जो सपोर्ट आता है, जब ये वो अब सपोर्ट कर देते हैं तो उनका आगे जो लड़ाई कर रहे हैं उसको लगता है मैं पीछे कहाँ जाऊँगा, बिल्कुल फंस गया हूँ ना। तो वो है कॉन्सेप्ट स्पेशल फोर्सेस का। बड़े वर्सेटाइल और अलग तरह के। आज के डेट पे अगर आप कुछ भी इमेजिन करें कि कैसे लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी वहाँ से उनके रडार स्टेशन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से उनके ड्रोन्स फ्लाई करेंगे, जो वो कंट्रोल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्यूनिशन पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रूशियल ब्रिजेस हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे चीज़ों को टारगेट करने के लिए जो बहुत आजकल वाइटल है ना, जैसे कि हमारे ऑप सिंदूर में आपने देखा होगा, बिल्कुल सर, एयरफोर्स स्टेशंस वाइटल थे। तो एयरफोर्स स्टेशंस के सामने वो ड्रोन्स भी अटैक नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने कोशिश किया, 200-250 ड्रोन्स मारने के बाद क्या हुआ, नहीं हुआ सर। तो उसको जाकर के ग्राउंड फोर्सेस जाकर के टारगेट कर सकते हैं। सो ये है कॉन्सेप्ट स्पेशल फोर्सेस का। सर जैसे अच्छा सॉरी, हम बात कर रहे थे एयरबोर्न और एसएफ। तो ये होता है कि अहम ऑपरेशन जहाँ पे आप स्पेशल फोर्सेस को ले जा करके डायरेक्ट तरीके से, जी बिल्कुल, छोटा मोटा कुछ मतलब छोटा मोटा एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, बड़े इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एक और एग्जांपल जो मैं बार बार देता रहता हूँ वो है जब बैटल ऑफ ब्रिटेन चल रहा था, एयरफोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन के। तो जर्मन्स सबसे पहले उन्होंने रडार बनाया। उस समय ब्रिटिशर्स के पास रडार नहीं था, तो जब भी उनके एयरक्राफ्ट यहाँ आते थे ये पहले तैयार रहते थे, इनको पता चल जाता था कि वहाँ से कहाँ, और बार बार हार रहे थे। तो दे लॉन्च्ड अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन, जहाँ इनका रडार था सस्पेक्ट करके, वहाँ से इनके टेक्नीशियन जाके पुर्जे लेकर के आए, जिसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने अपना रडार बनाया एंड फाइनली वन द बैटल। सो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन ऐसा होता है। बट अभी आप मानिए जैसे कि नॉर्मैंडी लैंडिंग जो फेमस है, नॉर्मैंडी लैंडिंग में क्या हुआ, दुश्मन के पीछे बड़े सारे ट्रूप्स ड्रॉप करा दिए गए, उन्होंने जाकर के वहाँ से ऑफेंसिव लॉन्च किया। सो वो रोल है एयरबोर्न फोर्सेस का, जो पैराशूट नॉर्मल बटालियंस होती थी, उनका काम है, उनका मेन मकसद होता था कि उनको पैराशूट से कहीं भी आप ड्रॉप करा सकते हैं। ड्रॉप कराने के बाद आप सोचिए, एक ब्रिगेड आपने पीछे ड्रॉप करा दिया, मैं आगे लड़ाई कर रहा हूँ, एक ब्रिगेड पीछे ड्रॉप कर दिया, पीछे बताओ स्पेशल फोर्सेस तो हाँ 6-7 आदमी 8-10 आदमी घूम रहे होंगे, बिल्कुल, ये तो पूरी की पूरी ब्रिगेड है, मैं कहाँ जाऊँगा, बिल्कुल, तो फट जाएगी ना, बिल्कुल सर। तो ये उनका रोल होता था। अब कई सारे जगह पे ऐसा होता था कि हम आगे से ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं, पैरा ब्रिगेड या एक बटालियन को पीछे से कर दो, वो वहाँ से अटैक कर देगी। तो उनका अटैक डिफेंस ऐसे काम होते थे। जो अटैक डिफेंस आप स्पेशल फोर्सेस वाले को नहीं बोलोगे कि आप जाकर के डिफेंस कर लो, स्पेशल फोर्सेस वाले को तो होता है ट्रेनिंग कि मारो और भागो। सो ये मेन डिफरेंस। सर जैसे पैरा आपकी 21 पैरा स्पेशल फोर्स शायद MLI मराठा लाइन इन्फेंट्री से है, तो आप जब पहली बार आप 21 पैरा SF के अंदर गए तो पहली बार क्या लगा सर? क्योंकि शायद जितना है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मतलब
जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप का हो या मिलिटेंट्स का हो, Right. एसएफ का नाम सुनते ही उनकी हालत ख़राब सर। तो जब आप पहली बार एसएफ में गए तो कैसा लगा उस टाइम 21 पैरा एसएफ के अंदर? मेरे तो मुंह खुले हुए थे इनको देख देख करके। मैं कहा यार फाइनली पहुंच गया मैं यहाँ पे। क्या है ना कि स्पेशल फोर्सेस का एक एनडीए में जा करके शुरू से आप एक चीज़ में मतलब इतना देख देख करके वहाँ ना, मैं ये कई जगह बताया है कि सूडान ब्लॉक में सारे वो लगे हुए थे, अशोक चक्र, परमवीर चक्र उनका, तो उनके वहाँ पे ना पढ़ पढ़ के आपको लगता है कि आप उसका हिस्सा बन गए हैं। तो मैं काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था। तो वही जो स्पेशली 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस वालों का मैं उनका पढ़ के, तब सारे अशोक चक्र उनके थे, तो पढ़ के ना फिर किसने बताया कि ये बलिदान होता है, ये ऐसा होता है, और आप वो सपना देख रहे हैं कि यार क्या होता है बलिदान, कैसे लोग होते हैं वो, और वो आपका सडनली सपना वहाँ पे सच हो जाता है। मैं गेट पे खड़ा था जिस दिन मैं पहुँचा। मैं कमीशन 3 जाट में हुआ था, और 3 जाट के बाद मैंने कुछ समय के बाद स्पेशल फोर्सेस में ऑप्ट किया। और जब जोरहाट में गया तो गेट पे खड़ा रहा, पूरे दिन गेट पे खड़ा ही रहा, मैं बैठने नहीं दिया मेरे को। अच्छा। और मैं वही गेट पे देख रहा था। मैंने कहा अच्छा सच में मैं पहुंच गया हूँ। नॉर्मल बंदे होते हैं, बट उनके चाल में बात अलग होती है। और जब पहुंचा तो एविडेंट हो गया देख करके कि भैया कुछ बात तो अलग है इनमें। मतलब हर बंदा सबसे पहले वॉलंटियर करके आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या होता है वॉलंटियर बलिदान के लिए वॉलंटियर करना मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस मान लेना कि भैया मैं तैयार हूँ मरने के लिए, किसी भी टास्क के लिए, ऐसा कुछ टास्क जो बाकी लोग सोच नहीं सकते, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो वैसे बंदे जाना, और जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने वॉलंटियर किया तो आपको रखा जाएगा। नहीं बिल्कुल, उसमें हाँ, सिलेक्ट उसके होंगे। बाद वो छन्नी होगा जिसमें से निकाल के चुन के आपको पहले तो तोड़ा जाएगा कि आप निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो। और फिर निकालने के बाद में जो कुछ बंदे बचते हैं वो है। तो बहुत ही एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस था वो। तो सर जैसे 21 पैरा एसएफ पूरा नॉर्थ ईस्ट, अगर 10 पैरा एसएफ को बोले हम डेजर्ट, क्या दोनों की ट्रेनिंग में डिफरेंट है सर? कि अगर 21 पैरा एसएफ पूरा नॉर्थ ईस्ट को देखेगी या 10 पैरा एसएफ कभी इन पाक के खिलाफ डेजर्ट को देखेगी, दोनों के ऑपरेशंस में या ट्रेनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है या चीज़ें सेम? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मानिए ना, देखिए अगर 21 पैरा को जंगल में छोड़ा जाएगा तो मतलब होम ग्राउंड है, आप जंगल के हैं, आप जंगल में बड़े हुए हो, आपको जंगल में कैसे चलना है, कैसे ट्रेल नहीं छोड़ना है, कैसे आप देख करके मेक आउट कर सकते हो कि यहाँ से 2 दिन पहले कौन चला है, कितने दिन पहले आप मिलिटेंट्स को ट्रैक कर रहे हो, हाँ, कि टेलटेल साइंस जो होते हैं देख करके। और 10 पैरा वैसे जंगल के लिए, सॉरी डेजर्ट्स के लिए स्पेशलाइज है। उनको डेजर्ट में नेविगेशन से लेकर के डेजर्ट में सर्वाइवल, पानी कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, हर चीज़ अलग है। कहाँ से आप देख सकते हो। आप 21 वाले को सडनली आप डेजर्ट में छोड़ दोगे तो इनिशियली तकलीफ होगी, बट मैं इसीलिए इनको स्पेशल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि वो स्पेशलाइज होते हैं। स्पेशलाइजेशन के लिए आप जीडी आदमी, जैसे कि नॉर्मल अगर कोई देखे, वो डेजर्ट में भी लड़ाई कर लेगा, वो रिवराइन टेरेन में भी लड़ाई कर लेगा, वो माउंटेन्स में भी लड़ लेगा, जंगल में भी लड़ लेगा, लड़ तो सब में लेगा। लेकिन खास बात क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, इसीलिए इनको स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है कि ये स्पेशलाइज करते हैं अपने थिएटर में, अपने टेरेन के अंदर। पूरा का पूरा गेम उसी से। तो आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट देखा सर, मणिपुर देखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मणिपुर ज़्यादा डेंजर या जेएनके ज़्यादा डेंजर सर, दोनों में से, दोनों के ऑपरेशन में क्या फ़र्क है सर? देखो नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ तो लोगों को सुनाई नहीं देती सर। आप 1 महीने टीवी चलाकर देख लो, मुझे नहीं लगता कि 1 महीने के अंदर 5 दिन भी किसी को नॉर्थ ईस्ट की खबर दिखाई दे रही होगी या मणिपुर की। लेकिन जेएनके अभी भी आप खोल कर देखो, जेएनके में ये चल रहा है, जेएनके के अंदर ये चल रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर सर, ऑपरेशन में, मिलिटेंसी में? और ज़्यादा डेंजर अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको ज़्यादा डेंजर कौन सा लगा, कि नॉर्थ ईस्ट मणिपुर या जम्मू कश्मीर सर? देखिए दोनों में ना बहुत ही अलग है, जैसे आपने बताया बहुत ही अलग है। जम्मू एंड कश्मीर के आज के डेट पे सारे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है। वो उनके चोर लुचक्के से लेकर के उनको दिमाग उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, भ्रष्ट किया जाता है, और उनको जा करके भेज दिया जाता है। बड़े सारे टाइम तो ये अफीम और उसके नशे में क्या कर रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता। ठीक है, तो वो अलग है, उसको लड़ना भी अलग है। समझ रहे, 6-7 आदमी आकर के बहुत डैमेज कर सकते हैं अगर आदमी के अंदर मरने का खौफ नहीं है तो। कोई आदमी जिसमें मरने का खौफ नहीं है, वो आकर के नशे में या जैसे भी, वो आपको बहुत डैमेज कर सकता है। वो ऐसे पागलपन कर सकता है जो पागलपन कभी आप शायद एक्सपेक्ट ना करें। तो इसीलिए मैं नहीं बोलूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर वाला आसान है, बट जम्मू एंड कश्मीर वाला इस कैटेगरी के लोग हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट का मिलिटेंसी देखें तो नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों से
अब मिलिटेंट ग्रुप तो नॉर्थ ईस्ट वाला ही होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट का बंदा पैदाइश ही नेचर से बड़ा क्लोज रहा है, वो शिकार करते हुए बड़ा हुआ है। वो 3 दिन पहले का गिलहरी का मार्क्स देख करके बता देगा, वो तो हंटिंग कर रहा है, डियर कहाँ से गया है, जानवर कहाँ से गया है कि नहीं। वो तो बचपन से लेकर के माँ बाप के साथ वो गुलेल टांग के मैंने भी हाँ, देखा, छोटे गुलेल, बच्चे अरे गुलेल टांग के, गले में इतना छोटा बच्चा गले में गुलेल टांगी हुई। अपना बंदा ऐसे क्रॉलिंग करके चिड़िया मारने के लिए गुलेल वो करके कैसे पोजीशन लेकर के फायर करता है। मैंने कहा यार ये तो इनके लिए नेचुरल चीज़ें हैं। अब वही नेचुरल बंदा जब ऑर्गेनाइज करके मिलिटेंसी करता है, जब हम गए थे इनिशियली 60 मिलिटेंट्स एक जगह में, 60 मिलिटेंट्स, आप सोचिए वहाँ पे वो बसेस चला रहे हैं, वहाँ पे उनके बैरियर्स लगे हुए हैं, संतरी पोस्ट मैन करते थे। इस हिसाब से 2004 में उनकी हालत थी, लिबरेटेड जोन मानते थे। स्कूल चला रहे हैं वहाँ पे, मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आ जाओ आप सारे गांव के बच्चों को हम वो देंगे, क्या कहते हैं, अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं वगैरह देंगे। बिल्कुल ऐसी हालत होती थी तब। सो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड। और पहली बार जब हमने वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था मणिपुर में, आप भी वहाँ पे रहे हैं, तो हम साजिक तंपक एक जगह है, वहाँ से हम आगे गए थे, और आगे जा कर के मेरी टीम ट्रेनिंग कर रही थी, और ये दूसरी टीम ब्रावो टीम के साथ ऑपरेशन हो रहा था। वो ब्रावो टीम गए जा कर के ऑपरेशन कर रहे थे, और सडनली हम तो रेडियो सेट में सुन रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं था, 60 मिलिटेंट्स दे काउंटेड, 60 मिलिटेंट्स। और 60 मिलिटेंट्स क्या हुआ, हमारी पार्टी लग रही थी और पीछे से और पार्टी आ रही थी, कहे और भी आ रहे हैं, हम रुक जाओ, इसको हम ठीक से घेरेंगे करके ना, क्लोज करते करते। तो उस समय क्या हुआ, मिलिटेंट का मेन कैंप यहाँ था, एक सैटेलाइट कैंप यहाँ था, यहाँ से खाना लेने के लिए इधर आ रहे थे, वो नीचे नाले में चढ़ के। तो जब ये पार्टी नीचे नाले में उतर के वो कर रही थी, तो सडनली आमने सामने हो गया, बिकॉज हमारा सबका ध्यान यहाँ था, मेन कैंप उसको क्लोज कर रहे हैं, और एक पार्टी आया, यहाँ फाइट हो गया, तो सरप्राइज लॉस्ट हो गया। जैसे सरप्राइज लॉस्ट हो गया, बाकी पार्टी जब आ रही थी, उन्होंने कहा कि ये भाग जाएंगे, फायर करो, तो उन्होंने पीछे से फायर करना शुरू किया। ये बंदों ने पैनिक नहीं किया, ये कोई नहा धो रहा था, कोई वॉलीबॉल खेल रहा था पूरे गांव में, बोला अच्छा कहाँ से फायर आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। तो इन्होंने सबने पिट्ठू उट्ठू पहना, अपना हथियार तैयार किया, ऊपर गए, ऊपर जा करके देखा उन्होंने, और ये पूरा हम देख रहे हैं सामने, ऑर्गेनाइज किया, अपने आपको बोला कि अच्छा 3 बंदों को अपने आरपीजी के साथ में किया, वहाँ से उन्होंने फायर खोला, फिर 2 बंदे यहाँ से मशीन गन्स लगवाया, वहाँ से फायर किया, फिर देख रहा नहीं यार ये बात बनेगी नहीं, ये काफ़ी फायर कर रहे हैं। फिर उन्होंने पट्टू उठाया, तरतीबवार कुछ पार्टी आगे गई, कुछ ने कवर किया, फिर ये पार्टी आगे गई, पूरे ड्रिल्स के साथ। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सर मैंने तो NSCN का देखा, वो पूरा आर्मी ड्रेस, बिल्कुल आपने NSCN IM देखे होंगे, पूरा आपको मतलब कोई अगर सिविलियन देख रहे तो उसको लगा है तो आर्मी है करके, वो तो आर्मी देखेगा उसको, बिल्कुल बिल्कुल उनकी परेड वैसे, उनकी वो भी बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंस डे सब कुछ मनाते हैं वो लोग पूरे उसका, तो लगेगा ही नहीं यार ये तो मतलब एक इंसर्जेंट ग्रुप है करके NSCN। जी मैं NSCN के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट सीज़फायर बिल्कुल, अभी तो भारत सरकार के साथ सीज़फायर चल रहा है सर उनका, 1997 या 99 से सीज़फायर चल रहा है उनका लगातार। तो एक चीज़ और सर, जैसे आपको शौर्य चक्र भी दिया गया, तो उस ऑपरेशन के बारे में अगर बताना चाहें जिससे आपको भारत सरकार ने शौर्य चक्र से नवाजा सर। जी ये ना अवार्ड से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवार्ड के लिए चलिए मैं लकी था, मेरे को अवार्ड मिल गया, मेरे सीनियर्स ने हमारा नाम साइटेशन भेज दिया था, बट ऐसे बहुत सारे और लोग हैं ना जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला हुआ है। बिल्कुल, लेकिन साथ में टीम ही वर्क करती है टीम में, और इन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे, बहुत कई लोगों ने मतलब बहुत अच्छे काम कर रखे जिन्हों को अवार्ड नहीं मिला। तो ये बताना कि मेरे को अवार्ड मिला है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, या मेरे को पर्सनली मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोग बेचारों को। नहीं, ऑपरेशन तो टीम से ही होगा सर। देखो दुनिया में एक अकेला आदमी तो ऑपरेशन नहीं करेगा, डेफिनेटली उस ऑपरेशन में पूरी टीम होगी सर। अगर कहीं भी कोई ऑपरेशन हाइड आउट बर्बाद करने जा रहे हो, कहीं रेड करने जा रहे हो, कोई आपका कोई एनकाउंटर हो, तो अकेला सिंगल आदमी तो है नहीं सर, ये पिक्चर तो चल नहीं रही है। सिंगल आदमी वो था, वो जॉन रैम्बो, वो अकेले जा करके पता नहीं कहाँ का है, बट हम और इनफैक्ट सिलेक्शन से ऐसे लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता है जो अकेला अपने आप को 30 खान समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन में टीम के अंदर इकट्ठा होकर के कौन ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या ये ऑपरेशन हम मणिपुर में ऑपरेशंस कर रहे थे, और सडनली कुछ एक दूसरे जगह थोड़ा सा हंगामा होता है, तो एक कम्युनिटी को लोग टारगेट कर रहे थे, तो बताया गया कि यार यहाँ स्पेशल फोर्सेस को मूव करो। बहुत कई सारे लोगों को मार दिया गया था, सिविलियंस को ना, वो एक कम्युनिटी को दूसरा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादा वो नहीं बताना चाहता। तो हमें रातों रात मूव किया गया था, और वहाँ पे हमारे मूव करने के 10 दिन के अंदर ही हमने एक को मार दिया था। फिर
कुछ दिन के अंदर हमने जो वहाँ कमांडर जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा था उनको न्यूट्रलाइज एरिया कर दिया कमांडर था वहाँ का। जी, एरिया कमांडर था। तो इस वजह से मुझे शौर्य चक्र मिला था। इसमें काफ़ी बदमाशी भी मैंने की थी। हाँ, मैं क्योंकि आप नए जगह में जाते हो, आपको उसके बारे में पता नहीं है, जो आपको मैप में दिख रहा है वही पता है। वहाँ पे एक मेन रोड था, पूरा बड़ा जंगल था, मेन रोड था, उसके अंदर कोई गया नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता वहाँ का। तो पहले तो मैं खुद ही अंदर जा करके देखने लगा, लुंगी वुंगी पहन करके ना, वो तब देखने में बच्चे लगते थे, तो स्टूडेंट बन करके अंदर गए और अंदर जा करके मैंने कुछ दोस्त बनाए थे, उनके साथ अंदर जा करके देखा। तो अंदर जाके ना बातचीत में पता चला कि पास में ही एक वहाँ ना लकड़ी काटने के कैंप्स होते थे जंगल के अंदर। हाँ, तो आई डोंट नो लीगल है इलीगल है जो भी है, तो एक लकड़ी काटने वाला कैंप था, वहाँ पे हम बैठे थे और खाना खा रहे थे। तभी पता चला कि बगल वाले कैंप में मिलिटेंट्स आए हुए। अब जंगल में इट कैन बी वेरी डिसोरिएंटिंग, आपको पता नहीं चलता है कि कौन से डायरेक्शन में क्या है। और आप सोचिए अकेले, अगर मेरे साथ मेरा बड़ी गया था वहाँ तक, बहुत तगड़ा बंदा है, तो आप हथियार तो लेके नहीं गया था, कोई जीपीएस नहीं, कुछ नहीं, समझ रहे। इनफैक्ट जीपीएस लेके गया था मैं, वो जीपीएस उस समय मोबाइल नहीं थे, तो मेरे को जब जीपीएस का फिक्स लेना होता था तो मैं निकाल के ऐसे एक्टिंग करता था कि बहुत बात कर रहा हूँ, किसी में लगा कि हाँ कुछ मोबाइल है इनके पास, सैटेलाइट फ़ोन टाइप। तो या तो जा कर के लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए फिर मैं एक को लेकर के गया, अंदर जा कर के थोड़ा सा देखा कि कहाँ कैसा है, वापस आए, वापस आकर के इमीडिएटली ऑपरेशन लॉन्च किया, तो वहाँ पे एक सक्सेस मिला था। फिर बाद में 1 महीने के अंदर दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया। हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस ये था कि अंदर मिलिटेंट्स आ रहे हैं और वहाँ पे कोई शायद मीटिंग ऑर्गेनाइज है, बस इतना जेनरिक इन्फॉर्मेशन और कोई वो नहीं। अब ना उस एरिया में क्या हुआ था कि लोग जो मैं पहले शिकारी वाला बात कर रहा था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे शिकारी होते थे और वहाँ पे कोई जूता नहीं पहनता था, तो लोग जूते के प्रिंट से बताते थे कि यहाँ पे फौज आई हुई। तो वो छुपाना बहुत मुश्किल था, और वहाँ पे इतनी बारिश की हर जगह मतलब पानी पानी पानी, तो आप फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा वो होते थे। तो हमने वहाँ पे बिना जूते के ऑपरेशन करना शुरू किया। पहले हमने कोशिश की कि वो करे, सिविल जूते पहने, बड़ा आपके 7-8 आदमी कहाँ गांव में एक साथ चलता है, देखा आपने कहीं? 1 या 2 आदमी चलता है, 2 या मैक्सिमम 3 आदमी एक साथ। तो यार वो देख करके बता देते थे। इसमें हमने पूरा ऑपरेशन बिना जूते का हमने, हाँ। जबकि एसएफ के सर, एक फौजी आदमी के लिए सबसे नाजुक उसके पैर होते हैं, सबसे नाजुक, हमेशा जूते कभी खुलते ही नहीं है सर। अगर आप देखो तो सबसे मतलब सॉफ्ट पैर ही है, क्योंकि पैर को खोलने का मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें टाइम लगा था, 1 महीने के आसपास। हम उस एरिया में पीटी से लेकर के सब कुछ बिना जूते के प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते थे, सड़क पे दौड़ते थे, जंगल में घूमते थे। और ऐसे भी हुआ था कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स आए और हम बिना जूते के उनको रिसीव कर रहे हैं, और उनका बड़प्पन था कि उन्होंने कभी हमें टोका नहीं। बट या तो ऐसे करके जब हम गए थे तो बिल्कुल सरप्राइज मेंटेन था, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। सर आपने पैरा एसएफ के अंदर 21 पैरा एसएफ को भी कमांड किया, 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को भी कमांड किया सर, एनएसजी को। शायद हिंदुस्तान के अंदर इकलौती ऐसी एक यूनिट बोलूँ आपको, या जो स्काई मार्शल को पूरा कंट्रोल करती है, काउंटर ऑपरेशन भी करती है सर। तो दोनों देखो, वहाँ भी एसएफ के ही हैं सर, ज़्यादातर आपको पैरा एसएफ के ही बहुत 52 के अंदर आते हैं। तो 52 के बारे में थोड़ा सा सर, 52 एसएजी के बारे में। जी, देखिए एनएसजी के अंदर 3 मेजर प्रकार के यूनिट्स हैं। 51 और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप है, जिसमें सारे फौजी होते हैं। बिल्कुल सर, स्पेशल एक्शन ग्रुप, ठीक है। ये अल्टीमेट, ये पूरा पैन इंडिया नेशनल लेवल के फोर्सेस हैं। इसके अलावा आज स्पेशल रेंजर्स ग्रुप होते हैं, एसआरजीज, जो वो करती है, जो वीआईपी प्रोटेक्शन में होती थी, बट आई थिंक आजकल वीआईपी प्रोटेक्शन से हटा दिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली आज के डेट पे क्या कम कर दिया सर। जी, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि उनको हटा देंगे करके। तो इसमें सीएपीएफ के लोग आते थे, जैसे असम राइफल से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे आते थे। और इसके अलावा बॉम्बे अटैक के बाद में स्पेशल कंपोजिट ग्रुप्स बनाए गए थे, हब्स बनाए, जो रीजनल हब्स, जैसे कि मुंबई में है, गांधीनगर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। तो यहाँ पे एक मिक्स फोर्स होती है, फौज के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और सीएपीएफ के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। और 51 और 52 ये दोनों पैन इंडिया है। पैन इंडिया मतलब कहीं भी होता है वो रीजनल टास्क फोर्स, तो वहाँ जा कर के इमीडिएटली कर ही लेगी जो उनको करना है। इसके बाद अगर और ज़रूरत पड़ती है कुछ, आज के डेट में ना अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न
बैठ करके ये ISI वाले प्लान कर रहे हैं, और इन्होंने अगर करना है तो इनको जब पता है तो ये एक टारगेट तो करेंगे नहीं। जैसे बॉम्बे हुआ था, बिल्कुल 4-5 अलग अलग जगह एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक करेंगे ताकि आपकी जो वहाँ पे फोर्स है वो बढ़ जाए। तो इसमें है कि इमीडिएटली जाकर के जो कंटेन करना है वो हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने पुलिस फोर्सेस भी हैं, वो जाकर के वहाँ पे इमीडिएटली जाकर के कंटेन और ऑपरेशन शुरू कर देगी, बिकॉज वो एनर्जी है, दे आर ऑल ट्रेन फॉर इट एंड दे आर एज गुड। और साथ ही साथ यहाँ से स्पेशल एक्शन ग्रुप्स लॉन्च होंगे। सो 51 का मेन टास्क और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस ही है। 52 का मेन रोल काउंटर हाईजैक है और स्काई मार्शल ड्यूटीज़ की। अगर पूरे देश में कहीं भी हाईजैक टाइप की चीज़ होती है तो दिस इज़ वन यूनिट। अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूँगा कि कैसे ऑपरेट करती है, कहाँ कहाँ इसके डिटैचमेंट्स होती हैं और कहाँ कहाँ से एज अ सिक्योरिटी रीजन कैसे जा करके कहीं से भी ऑपरेशन कर सकती है, किस टाइम फ्रेम के अंदर ऑपरेशन कर सकती है। बट जी हाँ, इससे पहले कि कोई सोच सके कि क्या हो रहा है, दे गोइंग टू बी देयर। सर जैसे या प्लीज नहीं, जैसे 52 की बात करें, हमने 24 दिसंबर 1999 को एक हाईजैक हुआ था ICR 114, जिसको काठमांडू से गंदार, तो कहते हैं ऐसे चाहती तो 52 एक्शन ले सकती थी सर अमृतसर के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको ये मतलब हम इसको मतलब किस चीज़ में तालमेल में कमी रह गई? एक कमांडर होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आपको लगता है कि यानी इस ऑपरेशन को रोका जा सकता था अमृतसर के अंदर, इस हाईजैकिंग को जब फ्यूल भराया उन्होंने? तो कहीं ना कहीं सर, क्योंकि हमारे पास इतनी मतलब दुनिया की बेहतरीन फोर्स में से एक 52 SAG, फिर भी वो प्लेन को लेकर गए। देखिए, हाईजैक टाइप की जो चीज़ है ना, वो एक नेशनल क्राइसिस है। ये एक नॉर्मल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बिकॉज अगर किसी ने हाईजैक किया है तो वो सीधा आपके देश के इज्जत को टारगेट कर रहा है। इट्स ए नेशनल इमरजेंसी। आप समझ रहे हैं? तो उसको टैकल करने के लिए ना एक पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो बड़े लेवल पे ना, एंड पूरे देश के रिसोर्सेज वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। और इस पूरे जो रिसोर्सेज का जो वो है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 52 SAG बहुत बाद में और बहुत लास्ट में आती है। हाँ बिल्कुल, एक्शन के लिए सिर्फ। हाँ, उसको हम कहते हैं द लास्ट एरो इन द क्विवर। मतलब आप अर्जुन का मान लीजिए, उसमें बहुत सारे एरो कैरी करते हैं, उसमें आखिरी एरो है 52 कि अब जा कर के एक्शन करना है। इससे पहले जब एयरक्राफ्ट हाईजैक होता है, पायलट के कुछ रोल होते हैं। ये तो मतलब हर जगह सिखाया जाता है, तो ये मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं बता रहा हूँ, बट पायलट का रोल होता है वो 7600 वो फटाफट उसमें डाल देना है। ATC का रोल होता है, ATC ने उसको गाइड करना है कि अगला, देर आर सम प्लेसेस जहाँ आपको जाना चाहिए, देर आर सम प्लेसेस जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। ATC का रोल होता है। इंडियन एयरफोर्स का रोल होता है, जो यहाँ पे एनी कॉम्बैट एयर पेट्रोल आसपास, उसको जा करके इमीडिएटली उसको एकम्पनी करके जाना चाहिए कि अगर वो देश के बाहर जा रहा है, ऐसे कोई जगह जा रहा है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए। 9/11 में जाकर के क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मार दिया। अभी जाकर के अगर PMO में या पार्लियामेंट में या कहीं जाकर के एयरक्राफ्ट क्रैश कर देगा तो देयर हैज़ टू बी एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स का प्लेन उसके साथ जाना चाहिए। अब जिस एरिया में वो अगर लैंड करना चाहे, है कि नहीं, ज़्यादातर तो क्या है कि हाईजैक आज के डेट पे या कभी भी एयरक्राफ्ट किसी ने हाईजैक क्यों किया है? बस कर सकता था, ट्रेन कर सकता था, कोई बिल्डिंग को ले सकता था। एयरक्राफ्ट क्यों किया है? एयरक्राफ्ट इसीलिए किया है क्योंकि वो जो दो कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेसी या जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उसमें जो फॉल्ट लाइन्स है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसने एयरक्राफ्ट पहले तो हाईजैक किया ही नहीं है कि भैया यहीं पे आकर के लैंड करेगा। बिल्कुल 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 सर। उसने तो एयरक्राफ्ट इसलिए हाईजैक किया कि मैंने तो लेके जाना है, तो वो दूसरा चैलेंज है। आप समझ रहे हैं? तो 814 के टाइम पे इट वाज कोइंसिडेंटल कि उस समय उनके पास फ्यूल नहीं था या व्हाटएवर, जो पायलट थे मिस्टर देवी शरण आई थिंक, या तो ही वाज गुड इनफ कि उन्होंने लैंड कराया उसको। लैंड करने के बाद में मौका मिला कि वो एयरक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैं आपको कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि 52 SAG का इसमें कोई फेलियर हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल लास्ट। अब 52 SAG जब मोबिलाइज होता है तो किसी ने एयरक्राफ्ट देना है। एयरक्राफ्ट अगर आप उस एयरपोर्ट पे लेके जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लेके जा सकते तो आप कहीं और लैंड करेंगे। हो सकता है हाईजैक एयरक्राफ्ट है, लेकिन आप सारे अगर किताबें भी पढ़ लें हाईजैक एयरक्राफ्ट कहीं पे खड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे आप लैंड कर पाओ, कहीं और लैंड करोगे। अगर आप कहीं और लैंड करोगे तो आपको किसी ने हेलीकॉप्टर्स देने पड़ेंगे, किसी ने आपको गाड़ियाँ देनी पड़ेंगी। कौन देगा वहाँ पे ग्राउंड पे? किस टाइम फ्रेम में देगा आपको? कैसी वाली गाड़ियाँ देगा?
कैसे वाले हेलीकॉप्टर्स देंगे? फिर वो हेलीकॉप्टर जा करके कहाँ आपको खेत में खलिहान में कहाँ छोड़ेगा? वहाँ पे किसी ने आपको एक्टिवेट करना है, वहाँ पे आपको किसने गाड़ी देनी है? तो ये जो पूरा महकमा है ना, मतलब बताना था यार ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, बताना बहुत आसान है, बट एट अ नेशनल लेवल ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, प्रैक्टिस भी होती रहती हैं हर जगह, हर साल पता नहीं कितने ज़्यादा जगह जा कर के एक्सरसाइजेस चलती हैं और ये प्लान होती रहती हैं। तो यस, शायद हम बेहतर इसको हैंडल कर सकते थे, बट होता है कुछ चीज़ें आपको समय समय पे सिखाने के लिए होती हैं कि उससे आपके ड्रिल्स इम्प्रूव होते हैं। एंड वो वाला अगर हुआ था तो रनवे अगर 3 किलोमीटर का है, वो एयरक्राफ्ट बीच में खड़ा था, उन्होंने स्विच ऑफ नहीं किया था, वो इंजन घूम रहा था और फिर सडनली जब उनको लगा कि वो फ्यूल टैंकर आ रहा है, उसको रास्ता रोक देगा, तो इट टेक्स ऑफ, वहाँ से वो टेक ऑफ करता है बीच से जा कर के। तो काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन था। सर, एनएस जी को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। जब भी आप लोग ऑपरेशंस में जाते हैं तो क्या लगता है सर, क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुछ है ही नहीं इसके पीछे, तो कितना प्रेशर होता है? अगर मैं बोलूँ यार भाई तुम ही मेरा ब्रह्मास्त्र हो, अगर तुम नहीं चले तो पीछे कुछ है ही नहीं, उस टाइम में कितना प्रेशर उस टीम के ऊपर सर, किसी भी ऑपरेशन के लिए? क्योंकि बाद में तो कुछ है ही नहीं ना सर, देश ने क्या बोलते हैं, तुम तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो भाई, तुम्हारे बाद तो कुछ है ही नहीं सर। तो कितना प्रेशर रहता होगा एक ऑपरेशन को करते समय सर? जैसे बहुत सारे ऑपरेशन करे ऐसा अपने या एनर्जी ने, मैं गिनूंगा तो शायद टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, तो एक चीज़ के लिए उस प्रेशर कितना होगा सर उस टाइम? देखिए, बहुत सही बोल रहे हैं आप। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन तो अलग होते हैं, बिल्कुल, वो तो जा करके करके वापस आते हैं, किसी को पता नहीं किसी चलता। को। बट एनएचजी के ऑपरेशन ऐसा होता है कि आपका पूरा नेशनल मीडिया से लेकर के उस दौरान और सारे टीवी में और कुछ चल ही नहीं रहा होगा, कुछ नहीं चल रहा होगा सर, बिल्कुल सिर्फ आप ही का चल रहा होगा, आप ही का बार बार दिखाया जा रहा होगा कि कैसे एनएचजी हेलीकॉप्टर से लैंड कर रही है। अब क्या है ना कि एनएचजी में मैं जब गया था तो आई वॉज लकी कि मैं ग्रुप कमांडर के रोल पे गया था। बिल्कुल ग्रुप कमांडर मतलब पूरी बटालियन का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिल्कुल। तो इसमें ना मेरा या जो भी ग्रुप कमांडर है वहाँ पे उसका रोल ये होता है कि जो भी प्रेशर है मेरी तक है, मेरे नीचे बंदों के ऊपर वो प्रेशर नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। बट मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि क्या है ना, उस समय सारे नेशनल मीडिया और पूरे इंटरनेशनल मीडिया हर कोई आपको देख रहा है, हर किसी ने टाइमर ऑन करके रखा हुआ है कि कितने घंटे के बाद आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं मिलिटेंट। तो न्यूट्रलाइज हो ही जाएगा, बिल्कुल सर, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, उसने कहाँ जाना है। बट कितने देर में हो जाएगा उसको फिर कैसे बाकी इंटरनेशनल, इन ऑल लाइकलीहुड आज के डेट पे सब पाकिस्तान ने कर रखा है, तो पाकिस्तान उसके बाद कि यार देख लो यार इनके एनएचजी भी आ गई थी, उसके बाद भी हम 4 दिन तक घूमते रहे या 6 दिन तक घूमते रहे, उसमें है फेलियर। बिल्कुल सर, है कि नहीं? हाँ, वही उसी प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर एज द ग्रुप कमांडर या एज ए एनीबडी इन द हायरार्की, अगर मैं उस प्रेशर को अपने बंदों के ऊपर दूं तो फिर गलतियां करेंगे हम। ये प्रेशर हमने कब देना है? ये प्रेशर हमने ट्रेनिंग में देना है। ट्रेनिंग इतनी कराओ, ट्रेनिंग में इतना मेहनत कराओ कि ये बंदा ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे होने वाली हैं वो ऑलरेडी कर चुका है, वो कई बार कर चुका है, हर दिन कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर हमने पहले विजुअलाइज करके, पहले ही समझ करके ये प्रेशर हर दिन दे दे के ताकि वो जिस दिन ऑपरेशन के लिए जाएगा उस दिन उसको प्रेशर से दूर रखना है, क्योंकि उस दिन अगर वो गलती करेगा प्रेशर में आकर के उसके जान जाएगी। सबसे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मतलब लगता है लोगों को बाहर से कि यार क्यों नहीं कर पा रहे यार वो बिल्डिंग आप सोचिए, सारे 800 रूम कैसे क्लियर करोगे? एक एक रूम आपको क्लियर करना है और हर कमरे में दरवाजे के अंदर कोई ना कोई है, सिविलियन भी और मिलिटेंट भी हो सकता है, बिल्कुल, और हर दरवाज़ा लॉक है। आप होटल का अगर आप देखें दरवाज़ा, आप कमरे से बाहर निकले आपने उसको रोका नहीं, ठक से लॉक है वो, है कि नहीं? बिल्कुल सर। हर कमरे का आप लॉक ऑन करते हैं आवाज़ करता है। आपने जैसे ही आपको हो सकता है कि उस समय अगर लाइट्स नहीं दे रखा है कहीं तो आपका एज इट इज़ आपके लॉक्स काम नहीं करेंगे, बट अगर लेट्स से लाइट्स है सिलेक्टिवली आपके लॉक्स काम कर रहे हैं, आप वो की होल्डर पे जैसे ही आप स्वाइप करेंगे, आप उसको टच करेंगे, अंदर से इंफॉर्मेशन आ गई है, अंदर जो भी बैठा है अंदर ना, बिल्कुल वो तो ऐसा फालतू चीज़ तो बैठा नहीं है ना, बिल्कुल
वो AK-47 लेकर के वहाँ से ट्रेनिंग करके इन ऑल लाइकलीहुड रेकी भी पहले भी 3 दिन पहले आकर के होटल में रह करके जा चुका है, कमरे उसने देख रखे हैं। मैं ये ना यहाँ से व्यू अच्छा है मैं यहाँ से देखूंगा, वहाँ से व्यू अच्छा है मैं वहाँ पे बैठूंगा, सारा प्लानिंग करके गया हुआ है। बिल्कुल। और जिस दिन आप एंटर कर रहे हैं सारे 800 रूम, हर रूम के अंदर यू हैव टू एक्सपेक्ट समबडी इज गोइंग टू बी देयर, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और जनता को लगता है सर क्यों नहीं हो पा रहा इतनी देर तक, इतना देर हो गया क्यों नहीं हो पा रहा। तो या ऐसे चीज़ें इट टेक्स टाइम। नहीं, आपने बिल्कुल बोला कि ट्रेनिंग में होता है, तो ट्रेनिंग में एक है ना सर कि ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना लड़ाई में तुम्हारा खून बचाएगा। तो रही ट्रेनिंग की बात सर, आपने पैरा एसएफ की भी ट्रेनिंग करी, या मैं आपसे ये पूछूं कि पैरा एसएफ की ट्रेनिंग या बेलगांव कमांडो ट्रेनिंग या एनएसजी की ट्रेनिंग, इन तीनों में से सबसे टफ ट्रेनिंग कौन सी है सर? अगर किसी एक सोल्जर को बोला जाए कि यार बेलगांव कमांडो करके आना है, पैरा एसएफ करना है, एनएसजी करना है। देखिए सबका बहुत अलग अलग वो है, एंड कौन सा ज़्यादा टफ है बोलना सही नहीं है एक्चुअली। वो होता है कि किसी को डिरोगेटरी नहीं, मतलब हाँ, किसी को ये अच्छा है, मुश्किल ज़्यादा है, हाँ आपको कोई और अच्छा लग जाएगा। आपको हो सकता है कि शाहरुख खान अच्छा लग जाए, मुझे सलमान खान अच्छा लग जाए, है कि नहीं, बिल्कुल। तो ट्रेनिंग का कोई ऐसे पैरामीटर नहीं है, तो ये बोलना गलत है। तीनों स्पेशलाइज ट्रेनिंग है। जो कमांडो स्कूल बेलगांव है वो 40 डेज़ का एनी डे वो लोअर प्रायोरिटी में है, क्योंकि वहाँ का मकसद कुछ और होता है। वहाँ का मकसद बहुत सारे लोग वहाँ पे हर कोर्स में आ रहे हैं और उनको अपने कमांडो बनाने के लिए वो कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर के वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कमांडो ऑपरेशन करें। बिल्कुल वो तो सबके लिए, उसमें जो भी इन्फेंट्री में ऑफिसर्स जाते हैं एवरीबॉडी गोस फॉर दैट कोर्स। और जो ये जा रहे हैं उनमें से हर किसी ने जाकर के कमांडो ऑपरेशन नहीं करना है। बिल्कुल सबको पता होना है कि कमांडो ऑपरेशन में ऐसा है। वो कोर्स बहुत अच्छा है इस सेंस में है कि जब सबके लिए कि भैया आपका बॉडी कितना सस्टेन कर सकता है वो आपको दिखाता है, कि आप सोच नहीं सकते कि आप क्या क्या कर सकते हैं। वो कोर्स में जाने के बाद आप अच्छा यार ऐसे भी कुछ कर दिया, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, फिर तो ये भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? सो दैट वो आपकी वो उस नज़रिया से आपके आँख नाक कान खोल देता है। बट एनएसजी में, और एनएसजी में भी क्या है, एनएसजी में आप 3 साल के लिए जा रहे हैं। एक जवान वहाँ पे 3 साल के लिए जाता है, ऑफिसर्स वहाँ पे 2 साल के लिए जाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और ये 2 और 3 साल के लिए किसी का जाना, तो कैसे लोग उस पर जाते हैं जो कमांडो बनना चाहते हैं, है कि नहीं? बट अब जिंदगी भर कमांडो नहीं बनना है। नहीं बिल्कुल, तो मुझे 3 साल कमांडो का एक्सपीरियंस लेकर के ना, बिल्कुल मैं मतलब हाँ मैं चाहता हूँ कमांडो बनना, बट ऐसा भी नहीं चाहता कि यार मैं जिंदगी भर बलिदान की मैं उसी में चले जाऊँ। मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उस टाइप के लोग जाते हैं, तो उनके लिए वैसा टाइप का सिलेक्शन होता है। और स्पेशल फोर्स में कौन जाता है? वो जुनूनी की मैंने तो भैया यही करना है, यही रहना, पूरा ज़िंदगी अब न्योछावर है इसी के ऊपर, मैंने इसमें जाना है। और मैं 2 साल 3 साल 4 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए जब तक मैं सर्विस करूँगा मैं इसी लाइन में रहना चाहूँगा। और वो पूरे दौरान मेरे को जो भी बोला जाएगा मैं करूँगा, और हर बार मैं ऐसा ही काम करूँगा जो काम लोग सोचेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिज़िकल फिटनेस ये नहीं कि मैं 4 साल के लिए फ़िज़िकल फिटनेस मेरे को मेंटेन करना है या मैंने ऐसे कुछ करना है। मैं कि भैया मेरे को लाइफ का तरीका होना है, मैं हमेशा फ़िज़िकल फिट रखूँगा अपने आप को, ताकि ये ना हो कि किसी ऑपरेशन में बुढ़ा होने वाला हूँ, पिट्ठू उठा करके कि साहब आपसे तो चला नहीं जा रहा है कि नहीं? हर बार अब घर वाले तब ऐसे कहते थे कि यार हम तो इसे पूछते भी नहीं तू कहाँ है, क्योंकि जब कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, पता है कि तू वहाँ पे क्या हुआ है, वहीं कहीं पे है। तो अभी भी आप मेरी यूनिट का अगर आप देख लें कि हम पूछते नहीं है कि कौन कहाँ है, पता है कि जहाँ पे प्रॉब्लमें चल रही हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जहाँ पे मिलिटेंट्स का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, आपको पता है कि वहाँ कहीं पे अपने बंदे लगे हुए हैं। तो वो आपने एक लाइफ हमेशा के लिए चुनने के लिए यू हैव टू नो कि कौन कैसा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। नहीं बिल्कुल सर, डिफरेंस कहते हैं। अब ये बोलना कि किसी में आसान है किसी में नहीं है, बट जो क्वालिटी ऑफ लोग जो माइंडसेट के साथ जाते हैं वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि कौन कहाँ कैसे जाता है। सर कई बार जैसे ऑपरेशन में जाते हैं तो बहुत सारे जवान होते हैं, देखो हो सकता है किसी ने 4 दिन पहले एक छुट्टी की एप्लीकेशन भी लगाई हो और कंपनी कमांडर सर ने बोला और अभी तुम एक काम करना 10 दिन के बाद चले जाना, क्योंकि वैकेंसी नहीं होती, कई बार एक स्ट्रेंथ भी कंप्लीट रखनी पड़ती है। और सपोज़ करो कि उसी टाइम एक ऑपरेशन जाना हो, रात के टाइम पर एक जवान ने बेचारे ने छुट्टी लगा रखी है, तो उस टाइम कैसे उनको मोटिवेट किया जाता है सर? एक लीडर होने के नाते आप कैसे मोटिवेट करोगे
एक कंपनी अगर सपोज करो आप उस टाइम एक कमांडिंग ऑफिसर नहीं, एक सीओ साहब नहीं हो, और आप भी उस ऑपरेशन में जा रहे हो, आपको पता है आपके जवान ने 4 दिन पहले छुट्टी भी लगाई थी, छुट्टी तो उसको जा नहीं पाया किसी भी कारणवश क्योंकि वैकेंसी नहीं है इस टाइम, लेकिन फिर कैसे मोटिवेट करते हैं उस टाइम? आपने ना ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ऐसी चीज़ें कुछ लोग बहुत इसका हवा बना देते हैं, तो मैं आपको सही बताता हूँ, मेरे यूनिट में तो ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जवान के छुट्टी के लिए स्पेशली एज ऑफिसर्स हमें बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है। हमारे यूनिट में और हर अच्छे यूनिट में होता है, अगर कहीं हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, और बहुत कम जगह ही हो रहा है अगर ऐसा कुछ गलत भी हो रहा है। बिल्कुल। आपका सेट वैकेंसी है, ठीक है, एज ए ऑफिसर मेरे को ज़्यादा नहीं कि पर्सनली कि इसको छुट्टी जाना, अरे 90 दिन सबको छुट्टी दे रखा है ना, बिल्कुल है कि नहीं? कोई बंदा बिना रिजर्वेशन के छुट्टी नहीं जाएगा, सीओ साहब का हुक्म है। अब आपने, मैं जब पहले सीओ से लेकर के मुझे याद है कि कोई बंदा बिना रिजर्वेशन के छुट्टी नहीं जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन आपको 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, तभी तो आपको रिजर्वेशन है, तो प्लान्ड तरीके से वो छुट्टी जाएगा, प्लान्ड तरीके से वो छुट्टी से वापस आएगा। अब कहीं अगर गलत हो रहा है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो गलत है। अभी आपका लेट्स से, मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताना चाहता हूँ, एक इन्फेंट्री प्लाटून सबको पता है कि 30 आदमी है। अब 30 आदमी में अगर आपके 30 आदमी हैं तो हर ने अगर 90 दिन छुट्टी काटना है तो हर 20 आदमी आपके पास अवेलेबल होते हैं, 10 आदमी आपके कभी भी छुट्टी पे रहेंगे, और भी है ना? बिल्कुल सर। तो आप अपनी सारी प्लानिंग 15 आदमी के ऊपर कीजिए कि 10 छुट्टी गए और 5 में से कोई कोर्स जाएगा, कोई कुछ जाएगा। मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 15। आपके पास हमेशा ग्राउंड पे वो 15 आदमी ही होना चाहिए, और आपकी सारी प्लानिंग कि मेरे पास 15 आदमी ही है निकालने के लिए, मेरे को रोड ओपनिंग पार्टी करना है, मेरे को कुछ करना है। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या, आपके पास अवेलेबल इतने हैं, बिल्कुल। आप बाकी के ऊपर प्लानिंग मत कीजिए ना कि आप किसी को सारे छुट्टी करने वाले तो फालतू चीज़ बास्केटबॉल मैच के लिए कर देते हैं, बट वो सब मैं उस पर नहीं करना चाहूँगा। थैंकफुली मेरी यूनिट तभी शायद इतनी अच्छी यूनिट है कि वहाँ पे कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट यही है कि चीज़ें प्लान के तरीके से होता है। आपको पता है बंदा वापस आ रहा है, बंदा जा रहा है, जो आ रहा है उसकी थोड़ी सी अलग काउंसलिंग होती है, उसको रेंज पे जा करके फटाफट वेपन निकाल करके ट्रेनिंग करना होता है। बहुत सारे लोग तो जब नीचे से कभी आ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ऑपरेशन जाने वाले हो, तो और जल्दी आ जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ जाते हैं कि अरे वो ऑपरेशन में मेरे को जा करके मिलना है। ऐसे होते हैं लोग जुनूनी। सर आजकल बहुत सारा ISI ने आजकल क्या कर दिया है, MSS बाकी एजेंसीज़ ने टारगेट करना शुरू कर दिया, चाहे स्पेशल फोर्स हो, आर्मी के जवानों को टारगेट करना बहुत हनी ट्रैप बहुत चल रहा है सर। एक जैसे आप सीओ साहब रहे तो सैनिक सम्मेलन आपका ही, सीओ साहब हर महीने में एक सैनिक सम्मेलन होता है जहाँ सबको बैठना ही है ना सर? तो क्या मतलब कैसे आप अपने जवानों को बताते हैं कि भाई इस हनी ट्रैप से बचो? क्योंकि आजकल सर देखो, एक लड़का है जो बिल्कुल 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में SF में आ रखा है, तो डेफिनेटली कहीं ना, मैंने आपको क्या बोला कि टारगेट करते हैं, ISI वगैरह पूरा का पूरा टारगेट करते हैं, तो ऐसे कैसे समझाना उनको कि इस हनी ट्रैप से तुम्हें निकलना है भाई, ये तुम्हारे लिए हनी ट्रैप है? बिल्कुल, ये काफ़ी मैं शायद कहीं बता भी चुका हूँ ये कि सबसे पहले तो ISI वालों को ही बताना चाहूँगा कि यार टाइम वेस्ट मत करो बहुत ज़्यादा कुछ इससे आता नहीं है। अगर आपने फोकस करना है, वो भी ऐसे ही है ना, हमारे ऐसे ही हैं, वो अननेसेसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ खबर ऐसे भी मिलने वाला नहीं है। बट बहुत रेलिवेंट है कि अगर किसी यूनिट के अंदर आपका बंदा है और वो आपके अंदर की खबर दे रहा है, देश काल मोबिलाइज हो जाता है, कौन कहाँ से एग्जैक्टली कैसे जा रहा है। आज आपके पास अगर मोबाइल है, आपने कुछ बताना ही नहीं है किसी को, आपने बस ये एक लिंक एक्सेप्ट करना है जिससे आपके वहाँ पे ऑलरेडी ट्रोजन एम्बेडेड है, और आप कहीं भी जा रहे हो आपका लोकेशन शेयर हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या पता नहीं कुछ, वो पूरी आपको पता है कि ये इस यूनिट से है और वो यूनिट कहाँ एग्जैक्टली जा रहा है, पूरे देश में आपका पता चलता रहेगा। तो ये बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है। मैं अपना क्लियर होता था कि हर सैनिक सम्मेलन में यही बताया जाता था कि श्रीमान अगर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, स्पेशली जब मैं 52 में था, क्योंकि आपको एनर्जी में और स्पेशली 52 के होने के बड़ी सारे ऐसे जगह एक्सेस थी, बिल्कुल, जो बाकी लोगों को नहीं होता है। बिल्कुल।
तो तब मुझे काफ़ी डर था कि करेंगे। तो यार हर सैनिक सम्मेलन में ये बताता कि श्रीमान, अगर आपको लगता है कि कोई लेडी बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करे, शीशे के सामने जाओ और अपना चेहरा देखो। अपने आप पता चल जाएगा कि तुम क्या हो और तुम्हारे ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है कोई। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। तो ये बहुत सारे देख भी रहे होंगे, बहुत सारे आर्मी के जो जवान हैं वो भी देखते हैं सर, आपका भी पॉडकास्ट बहुत देखते हैं, बहुत मेल आते हैं सर। अभी क्या है, पाकिस्तान ने, आपने देखा सर, वहाँ के एक फील्ड मार्शल साहब को 2 बार ही बुला दिया यूएस के दौरे पर, वो भी 2-3 महीने के अंदर सर। और मुझे सर थोड़ा सा भी मैं कंफ्यूज था कि पाकिस्तान ने वैसे कोई जंग नहीं जीती है, ना तो वॉर हुआ हमारा, हम वॉर तो नहीं कहेंगे, एक सर्जिकल स्ट्राइक। तो ऐसा क्या लगा होगा पाकिस्तान को भी सर कि उन्हें एक जनरल से फील्ड मार्शल बना देना चाहिए, क्योंकि वॉर तो हुआ नहीं सर। तो ऐसा कोई आसिम मुनीर जनरल ने, ऐसा कोई, तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो पाकिस्तान के लिए कि उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी जाए सर। ये इनफैक्ट हमारे पास भी बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे हम, जब हमें पता चला कि फील्ड मार्शल बना हारने दिया के सर। लिए जंग किसी को फील्ड मार्शल बनाया जाता है। हाँ। बट आप देखिए, कभी कभी तो मुझे बुरा लगता है पाकिस्तान के ऊपर ना। पाकिस्तान जब देश आज़ाद हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का ये सपने के साथ में, बट वो ना कभी स्टेबल नहीं हो पाया। किसी भी कंट्री को अभी हम किसी को भी गाली दें, कुछ भी करें, बाद में ना बहुत आसान होता है। बट इंडिया उस हिसाब से काफ़ी फॉर्चुनेट रही है, इनिशियल लीडरशिप हमें ठीक ठाक मिल गया था कि आज हम ना एक नया कंट्री, आप सोचिए कल आपको अगर बोला जाए घर शिफ्ट करने के लिए, लोग पागल हो जाते हैं। बिल्कुल है कि नहीं, पूरा का पूरा कंट्री बनाना है आपने, जुडिशियल से लेकर के, एग्जीक्यूटिव से लेकर के, पुलिस सिस्टम से लेकर के, टैक्सेशन से लेकर के, बंदों का कोई हिसाब नहीं कितने बंदे हैं। आप समझ रहे, पूरा देश चलाना कितना मुश्किल है। बट हमें जो इनिशियल वाला पार्ट है ना जवाहरलाल नेहरू के अंदर, हमें स्टेबिलिटी मिली है। पाकिस्तान को वो स्टेबिलिटी मिली नहीं है, उसके वजह से आज भी वो ना डेवलपमेंट कर नहीं पाया है। तो अगर कमिंग बैक टू दिस पॉइंट ऑफ फील्ड मार्शल, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आज किससे जूझ रही है? वहाँ की आर्मी सर। सिर्फ आर्मी से नहीं, आर्मी को उसने खुश रखना है, खुश रखना आर्मी को तो डेफिनेटली है कि नहीं, और उसको पावर में रहना है। पावर में रहने के लिए उसने अपने लोगों को एक नैरेटिव देना है, और ये दोनों नैरेटिव वो तभी सही से दे सकते थे जब ये उन्होंने फील्ड मार्शल नॉमिनेट कर दिया। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश? समझ गया, बिल्कुल। अपने लोगों को कैसे बताओगे कि भाई जंग जीत गए, हम तो जीते हैं, जंग जीत जीते हैं, जंग जीते। हर जगह वो ये बताते, कैसे कोई ओपनली मतलब बताते हुए घूम रहे हैं कि भैया इंडिया घुटने पे आ गई है। कैसे, किस बेसिस के ऊपर, मतलब क्या प्रूफ है आपके पास, किस बेसिस पे आप मतलब बता रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं? बट लोगों ने तो आंखों में वो बांध रखा है, उनको तो वही मीडिया दिख रहा है ना जो उनके सामने हर जगह हो रहा है। तो वही है उनके लिए कि भैया जंग जीत गए हैं, फील्ड मार्शल बना दिया हमने दिखाने के लिए, अलग चीज़। और सेकेंडली आसिम मुनीर को खुश रखना है, बिकॉज पता है कि यार इसको अगर खुश नहीं रहते, पता नहीं कब तख्ता पलट हो जाए, कब तख्ता पलट हो जाए। तो एक तीर दो निशाने, स्मार्ट मूव कि हमारी भी मतलब हम जिंदा तो रहेंगे, हमारी कुर्सी तो रहेगी, नहीं तो बेनज़ीर भुट्टो की तरह हमारा भी तख्ता पलट हो जाएगा सर। ठीक है, हम भी जेल में चले जाएंगे, हमारे को भी फांसी लगा दी जाएगी। तो सर हम तो चाहते थे बहुत बात करें, लेकिन हमारा अनकट पॉडकास्ट है जिसमें मतलब कैमरे की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ख़त्म करना चाहूँगा सर, एक आखिरी क्वेश्चन के साथ, कि जब भी आप ऑपरेशन में जाते हैं सर, आपका सबसे बड़ा वेपन क्या है जो आप हाथ में लेके चल रहे हैं, उसको ही आप सबसे बड़ा अपना वेपन करते हैं, या कुछ और आपका सबसे बड़ा वेपन सर उस ऑपरेशन के लिए, कि ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है भाई इस ऑपरेशन का? देखिए, एज ए लीडर मेरे सबसे बड़े हथियार मेरे ट्रुप्स हैं। मेरा काम ये है कि इनको सेफली लेकर के जाऊं और ऐसे जगह से ले जाएं ताकि पहले तो ये सेफ रहे, किसी को पता ना चले, और इनका इस्तेमाल करके, ये नहीं कि मैं आगे जाकर के खुद किसी को मारना है, इनका ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि आप एम्बुश में बैठे हैं, नहीं बिल्कुल, 5 मिलिटेंट आए हैं सामने से, सब ने यहाँ से फायर खोला और सिर्फ 2 मिलिटेंट मरे। क्यों? क्योंकि सब ने वो पहले 2 पे ही मारे, पीछे वाले पे किसने टारगेट ही नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने तैयारी उस हिसाब से नहीं की है कि आप कहाँ बैठे हो, आप किसके ऊपर टारगेट करोगे। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा ये बनता है, मैं यहाँ बैठा हूँ मेरा ये बनता है। आप समझ में क्या पता नहीं। बिल्कुल। तो ये प्लानिंग से लेकर के ये तैयारी
आपके ऊपर कि भैया ये है मेरा स्ट्रेंथ। नाउ कमिंग बैक टू वेपन, अगर आप फिजिकल वेपन की बात करें तो लोग पर्सनल वेपन बताते हैं, बट पर्सनल वेपन ना जिसने उस टाइप का कॉम्बैट नहीं देखा, उस टाइप का कॉम्बैट को चुप कराने के लिए ना रॉकेट लॉन्चर जैसा कोई वेपन नहीं है। जब रॉकेट लॉन्चर फायर होता है तो सब ठंड हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं। जब चिटर पिटर इधर उधर पिट 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 चलता रहता है और दिस गाइज ऑल्सो ओपन अप, तो सीधा स्पेशली आप अगर कहीं सरप्राइज हो गए, सरप्राइज मतलब आप जा रहे थे, आपने सोचा नहीं था मैं कहीं और जा रहा हूँ और सडनली कोई और बैठा था और दे ओपन अप फायर, तो आप क्या करें? तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑफ द गाइस आप अपने सपोर्ट वेपन में बैठाते हैं, सबसे डिपेंडेबल बंदा। कि ये नहीं कि उस समय मैंने हथियार कहीं डुबक के बैठ गया, वैसे तो ऐसे में ऐसे कोई बंदा होता नहीं है। और बार बार कि भैया जैसे फायर आया आपने देखा, और रॉकेट लॉन्चर जैसा वेपन ऐसा है कि आप कहीं भी ऐसा नहीं कि मोड़ करके फायर कर दो, उसका बैक ब्लास्ट ही सर, उसका बंचूरी से देगा, अपने बंदे चेप देगा सारा। सर आदमी को सुना मैंने, दरंगा फील्ड फायर में 4 राउंड फायर करे, मेरे कानों से वो निकल गया धुआं। जितना RL2 को दिक्कत नहीं, जितनी RL1 को दिक्कत नहीं होती उतनी RL2 को दिक्कत होती है सर। बिल्कुल 15 मीटर 45 डिग्री में तो हाथी तक को खत्म कर देगा वो। सो आपने बिल्कुल मतलब वो बंदे ना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, गोलियां चल रही हैं और आप शिस्त ले रहे हो, और पता है पीछे हमारा आप हाथ नहीं काँप रहे, और इसके साथ में कि पीछे एनवायरनमेंट पूरा आमने सामने क्या है, क्या यहाँ से कर सकता हूँ। हमारे बंदों के कान खराब हो गए थे। नहीं बिल्कुल सर, एक ऑपरेशन में वो बैक ब्लास्ट क्लियर नहीं था, पीछे कटी हुई वो थी कटाई, जहाँ से वो ब्लास्ट किया और वापस आया, और उसमें कान के पर्दे उड़ गए। आपको कभी भी अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, प्लान तरीके से हार्ड वर्क। कभी सक्सेस आपके पास आकर के नहीं बोला है कि भैया आजा, मुझे तुम पसंद आ गए हो, आज से मैं तुम्हारे साथ, नहीं। बिल्कुल जैसे मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं है सर। बिल्कुल, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं आप हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप सही जगह मेहनत कर रहे हैं, और समय, टाइम आई बिलीव यूनिवर्सल करेंसी है। आप जितना अपना समय जहाँ लगाओगे उतना आपको वो चीज़ फ़ायदा देगी। आप अपने पढ़ाई में लगाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई से रिजल्ट मिलेगा, आप अपने फैमिली में लगाना चाहते हैं तो आपका फैमिली अच्छा रिजल्ट देगा। स्पेशली अगर मैं अपने तरफ से, मैं अगर अपने बच्चों के ऊपर पूरा टाइम लगाने लगूँ तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे सबसे बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं अपने काम में लगाने लगूँगा तो मेरा काम वहाँ से मेरे को, सो ये डिसीजन सबको लेना है आई थिंक। नहीं थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।